हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो साथियों, आज वित्त वर्ष 2026-27 वित्त वर्ष 2026-27 का सरकार का केंद्र सरकार का बजट आया है, या आप ये भी कह सकते हैं जो भारत संघ होता है, जिसे हम लोग यूनियन बजट भी कह सकते हैं। यूनियन बजट आज 1 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। ये कौन से वित्त वर्ष का है? 2026 से 2027 वित्त वर्ष कहते हैं इसको, फाइनेंशियल, जो कि साथी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और ये कब तक जाएगा? ये 31 मार्च 2027 तक जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसलिए हम लोग इसको वित्त वर्ष 2026-27 कह देते हैं। तो इसमें मैं आपको जितना भी बजट में चीजें हुई है वो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपने यहां पर अच्छे से बैठे तो आपका साथी 1 साल बच जाएगा। 1 साल के पूरी जितनी भी भविष्य में जितनी भी साथी फाइनेंस से जुड़ी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो बजट शब्द है, इस बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसकी जगह एक शब्द होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कह देते हैं। बजट होता है साथी खर्च का एक अनुमान। मतलब कि जैसे हम लोग अपने घर के खर्च का अनुमान लगाते हैं ना, कि भाई आने वाले महीने में हम लोग किस प्रकार से खर्चा करेंगे, किस चीज में कितना पैसा, पढ़ाई लिखाई में कितना, आने जाने में कितना, खाने पीने में कितना। ऐसे सरकार अपना पूरा का पूरा एक बजट प्लान करती है, अपने खर्चे का अनुमान लगाती है कि कितनी तो सरकार की कमाई है और कितना उसका खर्चा है। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। जो भी बजट पेश करती है वो वित्त मंत्री करते हैं। 1 फरवरी को अपना कौन सा लगातार केंद्रीय बजट पेश किया है? तो याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी ने 9वां बजट पेश किया है। लगातार कौन सा? 9वां बजट। मतलब 9 वर्ष से आप ये कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री है। 9वां बजट इन्होंने पेश किया है। अगर आपसे पूछे कि भाई स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है आर के षणमुखम चेट्टी। मैं आपको यहां पर ज्यादातर स्टैटिक जीके की चीज नहीं करा रहा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आर के षणमुखम चेट्टी करके थे, इन्होंने नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये षणमुखम चेट्टी साहब थे। इसी प्रकार सबसे ज्यादा बार 14 बार जो बजट पेश किया है, 14 बार वो मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। किसने भैया? मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर और लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर इन्होंने 14 बार, जबकि 9वीं बार किसने पेश किया है? ये निर्मला सीतारमण जी ने। तो पहली चीज तो यही होगी। दूसरा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? कि सरकारी खजाने पर, जो केंद्र सरकार का खजाना है, उस पर साथी कौन कौन से खर्चे भारित होते हैं, इसका पूरा एक विवरण। इसी को हम लोग आम भाषा में बजट कह देते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ये हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में जो शब्द है ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये केंद्र सरकार के बजट के संबंध में, किसके? संघ या केंद्र सरकार के बजट के संबंध में। यदि यही राज्य की बात करते कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या राज्य के बजट से संबंधित, ये अनुच्छेद 202 होता है। राज्य में कौन सा है? अनुच्छेद 202। जबकि केंद्र में कौन सा हो जाता है? अनुच्छेद 112। राज्यों में 202, राज्यों का जो बजट आता है जैसे उत्तर प्रदेश का आएगा और राज्यों का, अनुच्छेद 210 से, जबकि केंद्र या संघ का अनुच्छेद 112 से। पूछा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस पावन अवसर पर केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है? 53,47,315 करोड़ रुपए का जो बजट है वो 1 फरवरी को, आज साथी 1 फरवरी को पेश किया। आज माघ पूर्णिमा और गुरु संत रविदास जयंती भी है। अच्छे से याद रखेगा, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के मौके पर यह यूनियन बजट 2026-27। आगे केंद्रीय बजट 2026-27, केंद्रीय बजट 2026-27 राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कितने प्रमुख कर्तव्य अथवा स्तंभों पर आधारित है या केंद्रित है? देखिए, जब भी नया बजट आता है तो उसमें कुछ मुख्य थीम होती है। इस बार 3 कर्तव्यों पर। इस बार कितने? क्योंकि जो हमारा केंद्रीय सचिवालय था, जहां पर ये मंत्रालयों के ऑफिस होते हैं, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है भाई? कर्तव्य भवन कर दिया गया है। तो ये कर्तव्य भवन में तैयार, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में तैयार ये पहला बजट है। तो इसके 3 कर्तव्य बताए गए। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास। फिर से सुन लीजिए, पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबके विकास को ध्यान में रखकर, जिससे कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत बन सके। पूछा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट अनुमान कितना है? मतलब सरकार कुल व्यय कितना कर रही है, सरकार टोटल खर्चा कितना करना चाहती है? तो 49,64,842 करोड़। ये पिछले वर्ष का रिवाइज था। ये पिछले वर्ष का रिवाइज भी कह सकते हो, संशोधित भी कह सकते हो। जबकि इस बार का कितना है? 53,47,315 करोड़। ये आंकड़ा अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 53,47,315
315 करोड़ रुपए इतना सरकार इस बार पैसा खर्च करना चाह रही है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 वित्त वर्ष 2026-27 में। तो यदि कोई विद्वान आपसे पूछे कि इस बार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का टोटल कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसका टोटल खर्च करने का कितना अनुमान है, कुल व्यय माने खर्च कितना होगा, इस आंकड़े को सबके सब लिखिए। यह बात आपके खोपड़ी में आ रही है, एक बात सुन लो, इस आंकड़े को सबके सब लिखो। 53,47,315 करोड़, 53,47,315 करोड़। पूछा है संशोधित अनुमान 2025-26 की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में कुल खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है। भाई पहले 49,64,000 के करीब था, अब 53,47,315। 49 से कितना हो गया 53, लेकिन पूरे 4 करोड़ नहीं है, 4 लाख करोड़ से थोड़ा सा कम है। कहोगे भैया 3,42,473 करोड़ रुपए ज्यादा जो पिछली बार के संशोधित अनुमान थे, इन संशोधित से कितना ज्यादा है भाई 49,64,842 से 53,47,315 लगभग 3,42,473 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। पूछा संशोधित अनुमान 2025-26 की तुलना में कुल बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब सोचो कि भाई 49 लाख से मतलब लगभग 2,83,000 बढ़ गया, तो 49 लाख का 2,83,000 या आप इसको 50 लाख का लगभग अगर आप इसे 3 लाख करोड़ भी पूछो तो ये टोटल आपका कितना बन जाता है, अपने आप आपका दिमाग लग जाएगा। टोटल ये कितना बन जाता है, अपने आप बच्चा यहां पर आपका ये दिमाग बन जाएगा कि कितने परसेंट इसको अगर मोटे तौर पर देखोगे बढ़ाया गया है, तो कुल कहोगे भैया इसको जो बढ़ाया गया है वो लगभग कितने परसेंट बढ़ाया गया है, इसको कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो इसमें एक बार आप दिमाग लगा लेना, इसमें क्या लगा लेना, एक बार अपना भाई कितना निकला है। अगर आप टोटल देखोगे तो कितना निकला है, टोटल आपके दिमाग में 3,42,000 को देख लो ना, फिर से बुद्धि की बात भाई 3,42,000 को देख लो ना कितना है, तुरंत का तुरंत आ जाएगा कि सर देखिए इस बार क्योंकि 2025-26 की तुलना में भाई कितना था, ये 49,64,842 करोड़ से 53,47,315 कितने का अंतर है, लगभग 3,42,000। अब 49 लाख का जब 3,42,473 करोड़ बटे आप इसमें देखोगे 49,64,000 का ये कितना बैठा, 9 पंजे 45, 9% तो ज्यादा हो गया, 7.5% बैठा क्या, 8 पंजे 40, लगभग मेरे विचार में ये 7.7% के करीब बैठना चाहिए, ये 7% 7 के करीब इसमें बैठना चाहिए। ये मेरे इसमें मैंने आंकड़ा इसको कैलकुलेटर पे करा नहीं, इसको भी हम दोबारा देख लेंगे, इसको मैंने कैलकुलेटर पे नहीं किया था, इसको मैंने कैलकुलेटर, तो मेरे विचार में 7.7% ही आना चाहिए, 7.7% ही आना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये साथी राजस्व प्राप्तियां हैं, इसमें राजस्व प्राप्तियां रिवाइज में 33,42,000, इस बार 35 लाख है। पूंजीगत प्राप्तियां 16,22,000 पिछली बार, इस बार 18,14,000। टोटल कुल प्राप्तियां 53,47,315 और कुल व्यय कितना है 53,47,315। इसमें इतना आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जहां जहां भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताता चलूंगा। इसमें कैपिटल प्राप्तियां 18.1 लाख करोड़ और रेवेन्यू प्राप्तियां कितनी है 35.3 लाख करोड़। पूछा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना परसेंट रखा गया। पिछली बार जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था वो 4.4% था, जबकि इस बार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है, कहोगे सर 4.3%। अब कहोगे राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा जो होता है यह सरकार की कुल उधारी दर्शाता है कि सरकार की कमाई में और खर्चे में कितने का अंतर है, कुल उधारी दर्शाता है सरकार को कितनी उधार लेने की आवश्यकता है, मतलब सरकार का खर्चा ज्यादा है, सरकार की कमाई कम है। तो जब हम लोग उसकी सरकार की आप ये कह सकते हो कुल खर्चे में से अगर हम उसकी कमाई हटा देते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतना हमें पैसा क्या चाहिए, उधार में चाहिए, कुल उधारी दर्शाता है, जो कि इस बार कितना है 4.3%, पिछली बार कितना था 4.4%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा कितना परसेंट है, तो जो साथी अनुमानित राजस्व घाटा है यह पिछली बार से कम है, क्योंकि जो अनुमानित राजस्व घाटा है वो 1.5% रखा गया। कितना परसेंट, 1.5%। राजस्व घाटा है कि सरकार को राजस्व प्राप्ति कितनी हुई और सरकार का साथी राजस्व व्यय कितना है, इन दोनों में जो अंतर निकल के आता है ये इस बार 1.5% है, जबकि जो राजकोषीय घाटा है वो 4.3%। पूछे 2026-27 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रभावी राजस्व घाटे का लक्ष्य क्या है, तो प्रभावित राजस्व घाटे के लिए मात्र 0.3%। कितना, क्योंकि अभी आंकड़े आए, इनको इकट्ठा करने में एक जगह लाने में थोड़ा सा समय लग जाता है,
प्रभावी राजस्व घाटा ये 0.3% है, जबकि राजस्व घाटा कितना है ये साथी याद रखेगा 1.5%। और अगर राजकोषीय घाटा पूछे, ये 3-4 घाटे इनको फिर से कर लेंगे। राजकोषीय घाटा 4.3%, राजस्व घाटा 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। 0.3% तो यहां पर भी है, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए राजस्व घाटा ये लगभग 1.5% है, प्रभावी राजस्व घाटा ये 0.3% है, राजकोषीय घाटा 4.3% है और प्राथमिक घाटा ये 0.7% है। इसको फिर से देख लीजिए, प्राथमिक घाटा 0.7%, राजकोषीय 4.3, प्रभावी राजस्व 0.3 और राजस्व घाटा कितना है 1.5%। इनमें से एक ना एक को क्वेश्चन बनाकर वो पूछ लेता है कितना प्रतिशत है। पूछा सरकार की आय का सबसे बड़ा एकल स्रोत इनमें से कौन सा है। जो सरकार की इनकम होती है, सबसे ज्यादा सरकार को इनकम किससे होती है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, जो उधार को हटा दे, मतलब उधार तो इनकम है नहीं, सबसे ज्यादा जो पैसा आता है सरकार को वो इनकम टैक्स से आता है, फिर साथ ही कॉर्पोरेशन और फिर जीएसटी से आता है, आईसीजी भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा लगभग 21% जो सरकार की कमाई है वो इनकम टैक्स से, 18% निगम कर से, और क्योंकि जीएसटी के रेट बदल गए तो जीएसटी से कमाई घटकर अनुमान में कितनी रह गई, ये 15% रह गई। इसमें देख लीजिएगा कि सरकार को रुपया आता कहां से है, तो सबसे ज्यादा आयकर 21%, 18% निगम कर, जीएसटी 15%, गैर राजस्व कर 10%, केंद्रीय उत्पाद एक्साइज 6%, कस्टम ड्यूटी 4%, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2%। मतलब फिर भी सरकार अपनी कमाई का 76% कमा पाती है और उधारी कितनी करनी पड़ती है उसको, ये 24%। तो इस प्रकार सरकार की कमाई है। जबकि रुपया खर्च कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा जो पैसा 22% तो 22% तो राज्यों को चला जाता है, क्योंकि जो वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% है, 20% पुरानी उधारी का ब्याज चुकाने में, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%, डिफेंस में 11%, जिनमें कुछ हिस्सा केंद्र का होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 8%, वित्त आयोग आदि की अन्य हस्तांतरण 7%, अन्य खर्चे 7%, सब्सिडी 6% और 2% खर्चा यह पेंशन देने में आता है। पूछेगा अगले 5 वर्षों में बायो फार्मा शक्ति पहल के लिए कुल कितना खर्चा घोषित किया गया है। बायो फार्मा शक्ति ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है भारत में, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सती द्वितीयक उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम लोग कह देते हैं, या जिसको माध्यमिक सेक्टर भी कह देते हैं अर्थव्यवस्था का, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बायो फार्मा पहल शुरू की है। ये जो बायो फार्मा शक्ति पहल है, इसके लिए बजट 10,000 करोड़ रखा गया है। एक बार सबके सब इसे कमेंट्स में बताइए कि जो बायो फार्मा शक्ति पहल है इसके लिए कितने करोड़ का बजट है। 10,000 करोड़ का बजट है। इसका पूरा नाम होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, बायो फार्मा में स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। शक्ति में एस का मतलब हो जाता है स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट, हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसका 10,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर क्षेत्र में भारत को बायो फार्मा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में यह 10,000 करोड़ की स्कीम है। तो शक्ति स्कीम का नाम क्या है, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर माने स्वास्थ्य उद्योग में, एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, 10,000 करोड़। आगे आ जाता है खनन प्रसंस्करण और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किन खनिज समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। देखिए 17 ऐसी धातु होती हैं जिनको साथी रेयर अर्थ धातु कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 17। उड़ीसा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 3 ऐसे राज्य हैं, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहां पर रेयर अर्थ धातुएं मिलती है। तो इन पर एक नई योजना लागू की गई है जिसको डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर कहा गया है। क्या कहा गया है, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। किन किन राज्यों में, उड़ीसा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, इसको टाको भी कह सकते हो। तमिलनाडु, आंध्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र, केरल, उड़ीसा। पूछ लेगा इनमें से कहां पर डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, कहां पर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें साथ ही सेमीकंडक्टर, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसका 2.0 भी लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़। दुर्लभ खनिज के लिए उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कॉरिडोर की स्थापना। राज्यों में 3 केमिकल पार्क, हाईटेक टूल रूम, निर्माण उपकरण योजना, कंटेनर निर्माण योजना 5 वर्ष में 10,000 करोड़। एक साथ ही वस्त्र क्षेत्र में राष्ट्रीय फाइबर योजना, रेशम, ऊन और जूट में टेक्सटाइल विस्तार योजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क और खादी, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जा रही है। इसी प्रकार ग्रामीण और वैश्विक बाजारों में जुड़ाव के लिए एक पहल शुरू की जा रही है जिसका नाम है
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। पूछा है भविष्य के चैंपियंस बनाने के लिए जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं इनकी ग्रोथ फंड की कुल राशि कितनी है। तो एक फंड बना है 10,000 करोड़ से एसएमई ग्रोथ फंड, 10,000 करोड़ रुपए से ये एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा जो ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती है इनमें एक नए फंड की स्थापना की गई है जिसको एसएमई ग्रोथ फंड कहा गया है। कितने रुपए से? 10,000 करोड़ रुपए से। जबकि एक पहले से स्वनिर्भर भारत फंड था, सेल्फ रिलायंट भारत फंड नाम से, जिसको इसमें 2,000 करोड़ रुपए और सरकार ने टॉपअप किया है। जबकि सरकार कॉर्पोरेट मित्र करके एक योजना भी लेकर आ रही है, कॉर्पोरेट मित्र करके एक योजना भी लेकर आ रही है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की मदद के लिए। फिर कहा है कि विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस उच्च शक्ति प्राप्त स्थायी समिति का गठन किया गया है। किस उच्च शक्ति प्राप्त? तो अच्छे से याद रखेगा सेवा क्षेत्र के लिए ये एक हाई, इसको आप ये कह सकते हो एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट करके, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की स्थापना की गई है। शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की स्थापना, उच्च शक्ति प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्थायी समिति। 10 चयनित विषयों में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए इसमें लगभग 1.5 लाख बहु कौशल देखभालकर्ताओं की स्थापना की जाएगी। लगभग 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे जहां पर मेडिकल टूरिज्म हब भी कह सकते हो। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। जबकि साथ ही एक ऑरेंज इकोनॉमी होती है, ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ होता है ऑडियो वीडियो जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं इनके लिए साथ ही 15,000 माध्यमिक और 500 कॉलेज में यह कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी। नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यह उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर और खेल में खेलो इंडिया मिशन, खेल में खेलो इंडिया मिशन। पूछे कितने पुरातात्विक स्थलों को जीवित अनुभवनात्मक सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है। इस बजट में सरकार कितने पुरातात्विक स्थल ऐसे जिनको सरकार एक सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में अब कह सकते हो विकसित करना चाहती है। तो लगभग 20 ऐसे हैं, लगभग 15, कितने? 15 याद रखेगा, 15 ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जिनको सती सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में सरकार शुरू करना चाहती है, जिनको एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में। इसमें ध्यान देना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ ही प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा स्टेम संस्थानों में से हर जिले में लड़कियों का एक छात्रावास बनेगा और 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इसी के लिए एक राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान नेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट की स्थापना, 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइड का कौशल विकास करना, राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड, सभी जो पर्यटन स्थल है उनकी जानकारी। पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी भारत करेगा और 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत बनाने की भी सरकार की योजना है। जबकि उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक बौद्ध सर्किट स्थापित करने की भी योजना है। पूछा सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए कर सुधारों के तहत आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड को 300 करोड़ से बढ़ाकर यह कितना कर दिया गया है। तो सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड को 300 करोड़ से बढ़ाकर यह 2,000 करोड़ कर दिया गया है। इनमें से कुछ भी पूछ लेगा छोटी की छोटी, एक बार यहां पर जोर मतलब गौर करना, फिर इसी पीडीएफ को मैं पूरा डलवा दूंगा, 2 बार पढ़ लेना, दोबारा सब कुछ याद हो जाएगा। 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं इसमें सती आईटी सेवाओं को एक ही श्रेणी में लाना और 15.5% का एक समान सेफ हार्बर मार्जिन तय करना। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ करना। आईटी सेवाओं के लिए स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया जिससे सेफ हार्बर को मंजूरी मिले, 5 साल की अवधि के लिए सेफ हार्बर को जारी करना। आईटी सेवाओं के लिए एपीए प्रक्रिया को 2 साल के भीतर पूरा करने के साथ संशोधित रिटर्न एपीए का लाभ उठाने वाली संस्थाओं के लिए क्लाउड सेवा डेटा सेंटर, जो विदेशी कंपनियां भारत से किसी विदेशी कंपनी को क्लाउड सेवा देंगी उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगी। कब तक? 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो अधिसूचित योजनाओं के जितने भी नॉन रेजिडेंट एक्सपर्ट होंगे उनको 5 वर्ष तक वैश्विक आय से या वैश्विक आय में टैक्स से छूट मिलेगी। आगे आ जाता हाल ही में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 ही नई योजना आई है, इस बार ज्यादा योजना नहीं है, एक योजना है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। इसका उद्देश्य क्या है? खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण करना जिससे कि उनकी वैश्विक बाजार जुड़ाव हो, उनकी ब्रांडिंग हो सके। तो खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल लाई गई है। इसी के अलावा नेशनल फाइबर स्कीम
इसमें सभी प्रकार के फाइबर जैसे जूट, ऊन इत्यादि का टेक्सटाइल विस्तार योजना और मेगा टेक्सटाइल पार्क में भी इसकी बात कही गई है। वित्तीय क्षेत्रों के सुधार के तहत 1000 करोड़ से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड के एकल जारीकरण के लिए कितनी राशि का प्रोत्साहन निर्धारित किया है कि सरकार कितनी राशि का प्रोत्साहन देगी? तो अच्छे से याद रखिएगा, 100 करोड़ का प्रोत्साहन। अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी का 1000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड जारी होते हैं तो सरकार सिंगल इश्यूएंस में 100 करोड़ राशि का प्रोत्साहन देगी। तो अच्छे से याद रखिएगा। इसमें साथ ही बैंकिंग के लिए भी उच्च स्तरीय समिति की स्थापना, 1000 करोड़ से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए अमृत स्कीम के तहत 100 करोड़ का प्रोत्साहन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी का पुनर्गठन, फेमा नियमों की व्यापक समीक्षा और कॉर्पोरेट बॉन्ड पर मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क और टोटल रिटर्न स्वैप की शुरुआत। सरकार द्वारा घोषित भारत विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक और नई योजना लाई गई है जिसका नाम है भारत विस्तार। भारत विस्तार योजना में क्या है? एक मल्टी लैंग्वेज एआई टूल के माध्यम से जो कई भाषाओं में बात कर सके, एग्री स्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि पद्धतियों को जोड़ना है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेती के तरीके बता रखे हैं, उनको एआई टूल के माध्यम से जोड़ना भारत विस्तार पहल। तो भारत विस्तार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को सपोर्ट, उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना। जबकि भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, विस्तार की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। यह एक बहुभाषी एआई टूल है। एग्रीस्टैक पोर्टल और कृषि पद्धतियों के जितने भी हैं उनको एक करने का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, सरकार ने अंतरदेशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 2047 तक 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम 20 तो नए साथी वाटरवे बनने हैं। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम। तो सरकार का लक्ष्य है अंतरदेशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य है। कितना? 6% से बढ़ाकर 12%। इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की स्थापना, यह साथी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल के दनकुनी से लेकर गुजरात के सूरत को जोड़ने वाला एक नया फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना, माल ढुलाई कॉरिडोर की स्थापना की बात की जा रही है। इसके अलावा 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, इस बजट में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गई है? 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, जबकि 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, सी प्लेन वीजीएफ योजना की शुरुआत और यह साथी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राज्यों के लिए 2 लाख करोड़ की सहायता और एक पूर्वोदय नाम से जो अपने ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारे का विकास। पूछे सरकार द्वारा घोषित 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में से कौन सा कॉरिडोर उत्तर भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है? तो नए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। मतलब 7 रूट पर भारत बुलेट ट्रेन चलाएगा। इसमें से उत्तर भारत में दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी को साथ ही सिलीगुड़ी, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी को सिलीगुड़ी से जोड़ने की। इसमें प्रत्येक शहरी आर्थिक क्षेत्र के लिए 5 वर्षों में 5000 करोड़ के आवंटन की घोषणा। इसके अलावा हाई स्पीड 7 जगह, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। पूछा बजट घोषणा के अनुसार नया इनकम टैक्स एक्ट ये कब से लागू होगा? ये 1 अप्रैल 2026 से। नया इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। पूछा है आगे, हाल ही में घोषित जन केंद्रित विकास योजनाओं के तहत कहां पर 2 निमहैंस की स्थापना और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अपग्रेड का प्रस्ताव दिया गया है। निमहैंस साथी है वर्तमान में मेंटल हेल्थ को लेकर एक संस्थान है जो बेंगलुरु में स्थित है। अब 2 और खोले जाएंगे। 2 जगह साथी निमहैंस खोलने की योजना और है। एक जगह तो हो जाती है आपका रांची और एक भैया तेजपुर। रांची झारखंड और तेजपुर असम। तो झारखंड के रांची और असम के तेजपुर में ये 2 नए निमहैंस खोलने की योजना है मेंटल हेल्थ को लेकर। क्योंकि केयर इकोसिस्टम जो होता है लोगों की देखभाल, इसमें 1.5 लाख केयर गिवर्स का प्रशिक्षण। इसके अलावा दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना, इसमें उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण तक पहुंच। दिव्यांगजन कौशल योजना, विकलांग समूह के लिए उद्योग अनुकूलित प्रशिक्षण। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा शी मार्ट की स्थापना, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, इसकी स्थापना।
इसके अलावा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का इसमें निवेश करेगी सरकार। पीएम जो दिव्यांग दक्ष केंद्र होते हैं उनको भी विकसित करेगी, और निमहेंस, तेजपुर और रांची में यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य है। चलिए आगे आ जाते हैं। किसमें साथी कितने करोड़ का खर्च सबसे ज्यादा परिवहन विभाग को मिला है? 598, याद कर लेना, पूरा याद मत करना, 5,98,000। फिर रक्षा को मिला है 5,94,000, 598 परिवहन, 594, ग्रामीण विकास को 273, ग्रामीण विकास 273, गृह मंत्रालय को 255, वहीं एग्रीकल्चर को 162, एग्रीकल्चर 162, शिक्षा 139, शिक्षा 139, एनर्जी 109, हेल्थ 104, अर्बन डेवलपमेंट 85,000, आईटी 74, कॉमर्स 70, सोशल वेलफेयर 62, विज्ञान 55, टैक्स 45, एक्सटर्नल विदेश मंत्रालय 22,000, वित्त मंत्रालय 20,000, और उत्तर पूर्व का विकास ये 6,812 करोड़, 6,812 करोड़। इसके अलावा यहां पर बच्चा ये और भी कुछ मंत्रालय इनका देख लीजिएगा, इस प्रकार से आवंटन किया गया है। इसमें पूछा है शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन कितना है? शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन कितना है? 139, 1,39,289 करोड़, 1,39,289 करोड़। किसी दिन इसमें परसेंटेज भी करा दूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में आंकड़े आए तो इतना है नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना दिया गया है? 104 डिग्री बुखार है, ऐसे याद कर लेना सर, 104 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। बजट में कृषि को कितना पैसा दिया गया है? कृषि 1962, 162 याद कर लेना, 1962 के युद्ध में हमने साथी कृषि अमेरिका से खाना पीने का आइटम मंगाए थे, कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए 162, 3 को भी याद कर लोगे काम हो जाएगा। ब्याज भुगतान के लिए सरकार ने कितना पैसा रखा है? इस बार ब्याज भुगतान के लिए सरकार ने कितना पैसा रखा है कि भाई इतने पैसे से हम लोग ब्याज का भुगतान करेंगे, इतने पैसे से ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान इसको हटा देते हैं। कुल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हो गया है? कुल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो है यह साथी बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़। फ्यूचर और एसटीटी जो साथी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब कोई शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करता है शेयर्स की, तो एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05 किया गया है, 0.02 से बढ़ाकर। वही ऑप्शंस, प्रीमियम आदि पर जो होता है एसटीटी, उसको 0.1 से बढ़ाकर इसको 0.15 किया गया है। फ्यूचर और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है इसको 0.05% कर दिया गया है। कितना? 0.05% इस टैक्स को कर दिया गया है। कहो तो 5 मिनट में फिर से रिवाइज करा दूं। देखिए साथी, आज 1 फरवरी रविदास जयंती, गुरु रविदास जयंती के मौके पर निर्मला सीतारमण जी ने 9वां केंद्रीय अपना लगातार बजट पेश किया है। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई, बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2026-27 का 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी। पूछा है कि बजट से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 112 जो राज्यों में 202, यही केंद्र में कितना है? हो गए सर 112। वित्त मंत्री जी ने किस पावन अवसर पर माघ पूर्णिमा गुरु रविदास जयंती, पूछा राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कितने कर्तव्यों पर आधारित है? 3 कर्तव्यों पर इस बार का बजट आधारित है। कुल टोटल खर्च कितना करेगी सरकार? इस आंकड़े को अपने कमेंट्स में लिखकर दिखा दो। 53,47,315 करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार से 49,64,842 से 3,42,473, मतलब 7.7% ज्यादा है। इस बार ध्यान दीजिएगा सबके सब कि जो साथी टोटल